एक ऐसा रैपर जो लिरिक्स से ज्यादा वाइब्स पे फोकस करता है, एक आर्टिस्ट जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग ही मूवमेंट क्रिएट कर दिया है और जिसकी कल्ट फॉलोइंग किसी रॉक स्टार से कम नहीं है। यस, ये कहानी है प्लेबॉय कार्टी की। ऐसे एक रैपर जो मेन स्ट्रीम से हटके अपना एक पूरा नया जॉनर बनाने में कामयाब रहे हैं, और आज हम जानेंगे कैसे एक अटलांटा के लड़के ने पूरा म्यूजिक गेम बदल के रख दिया है। ये वीडियो यानी प्लेबॉय कार्टी के लाइफ को हम 7 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे और लास्ट में हम कार्टी के नए एल्बम के बारे में भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या सही में एआई जनरेटेड वोकल्स यूज किया है कार्टी ने। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना मत भूलना। तो चलिए चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और आज का बायोग्राफी हम फटाक से शुरू करते हैं अबाउट द वन एंड ओनली प्लेबॉय कार्टी। सो चैप्टर 1, अर्ली लाइफ एंड इंस्पिरेशंस। प्लेबॉय कार्टी, जिनका असली नाम है जॉर्डन टेरल कार्टर, और वो 13 सितंबर 1996 को अटलांटा जॉर्जिया में पैदा हुए थे। और अटलांटा के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हो कि अटलांटा में जो हिप हॉप मूवमेंट है वो कितना खतरनाक रहा है। बचपन से ही कार्टी का इंटरेस्ट फैशन और म्यूजिक में था, पर उनको नहीं पता था कि वो आगे जाके पूरा हिप हॉप सीन चेंज करने वाले हैं। वो रिवरडेल हाई स्कूल में थे और शुरू में उनका फोकस बास्केटबॉल पे था और उनको लगता था कि वो एक दिन एनबीए प्लेयर बनेंगे। पर प्लेबॉय कार्टी जो थे वो बंदा एक अलग ही था। उसका मन ज्यादा स्पोर्ट्स में नहीं लगा। उसने स्कूल छोड़ दिया और पूरा टाइम अपना म्यूजिक बनाने में लगा दिया। जब उसके ही सर्कल के दोस्तों फ्यूचर, लिल वेन और गुची मेन सुन रहे थे, तब कार्टी ज्यादातर पंक और अल्टरनेटिव म्यूजिक सुना करते थे। और यूजुअली प्लेबॉय कार्टी ज्यादातर मैरिलिन मैनसन, प्रिंस और कान्ये वेस्ट जैसे आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन बनाने लग गए थे और उनके म्यूजिक बहुत ज्यादा वो कंज्यूम करते थे, स्पेशली जो सिंगर प्रिंस है उनका। तो हम कह सकते हैं ये थे उनके अर्ली इंस्पिरेशंस और ऐसे कम अप हुआ था उनका म्यूजिक में कि वो एक अलग ही टाइप के म्यूजिक ज्यादातर सुनते थे। और अटलांटा में तब कोर हिप हॉप चल रहा था, बट उनके अंदर के रैपर को कोई भी नहीं रोक पाया। तो इसी के साथ चलते हैं चैप्टर 2 पे, जो है साउंड क्लाउड एरा और फर्स्ट ब्रेक ऑफ कार्टी। क्या आपको पता है प्लेबॉय कार्टी ने अपना शुरुआती स्टेज नेम सर कार्टियर रखा था, पर जल्द ही प्लेबॉय कार्टी को लगा कि उन्हें एक नए आइडेंटिटी की जरूरत है और उन्होंने एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहा, और तभी उन्होंने अपना नाम प्लेबॉय कार्टी रख दिया। एंड साउंड क्लाउड वगैरह पे वो अपने गाने वगैरह ड्रॉप करने लगे। 2000 में उनके सॉन्ग ब्रोक बॉय और फेटी वायरल हो गए और अंडरग्राउंड सीन में एक नया साउंड आया जो मेन स्ट्रीम हिप हॉप से टोटली अलग था। मतलब यूजुअली देखा जाए तो रैप ज्यादातर लिरिकली सेंट्रिक रहता है, लेकिन कार्टी का जो म्यूजिक था वो अलग था। उसका म्यूजिक जो था वो लिरिकली नहीं बल्कि एक पूरा वाइब था। हिप्नोटिक बीट्स, रिपीटेटिव कैची हुक्स और एक रॉ एनर्जी जो कार्टी ही ला सकता था पूरे गेम में। और इस तरह से कार्टी ने अच्छा खासा नाम बना लिया था अपने अंडरग्राउंड में और मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट की भी नजर पड़ रही थी कार्टी पे। तो अब है चैप्टर 3, एसैप रॉकी एंड द कम अप। प्लेबॉय कार्टी का एक यूनिक साउंड था और इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने वाले थे वो। 2016 में उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट आया, यानी कि एसैप रॉकी ने उनको नोटिस किया, और तब तक एसैप रॉकी अच्छे खासे नाम बन चुके थे रैप इंडस्ट्री में। तो फिर एसैप रॉकी ने एसैप मॉब के अंदर प्लेबॉय कार्टी को ऐड किया और फिर कार्टी के करियर ने स्पीड पकड़ ली। 2017 में प्लेबॉय कार्टी का सेल्फ टाइटल्ड मिक्सटेप रिलीज हुआ जिसमें मैग्नोलिया और वोक अप लाइक दिस जैसे बैंगर्स थे। मैग्नोलिया का जो आइकॉनिक बीट ड्रॉप, ये टैगलाइन इंस्टेंट क्लासिक बन गया हो और आज भी मीम्स वगैरह में ये आपको दिख जाएंगे, मतलब सुनाई में आ जाएगा। इस एक मिक्सटेप के बाद प्लेबॉय कार्टी का नाम पूरे इंडस्ट्री में फैल गया और वो ऑफिशियली एक स्टार बन गए। सो चैप्टर 4, डाई लिट एंड द कल्ट फॉलोइंग ऑफ कार्टी। 2018 में कार्टी ने अपना पहला स्टूडियो एल्बम डाई लिट रिलीज किया। यह एल्बम एक पूरा कल्चरल मूवमेंट था और प्लेबॉय कार्टी का लाइव शो एक नॉर्मल हिप हॉप कॉन्सर्ट नहीं होता था, यह एक पूरा रेज फेस्ट होता है जिसमें लोग लिटरली कह सकते हैं कि अपना दिमाग खो देते हैं। डाई लिट एल्बम के सॉन्ग्स जैसे शूटा फीचरिंग लिल उजी वर्ड, RIP और लीन फॉर रियल ने यह प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक खाली रैपर नहीं है, वो फुल एक आर्टिस्ट पैकेज है और एक अमेजिंग परफॉर्मर है। चाहे तुम स्टेज पे ले लो या म्यूजिक वीडियोस में ले लो या फिर बीट पे ले लो,
ही इज ए जीनियस। और इस एल्बम के रिलीज के बाद ही प्लेबॉय कार्टी की जो फैन फॉलोइंग है वो काफी कल्ट हो गई। और आज भी अपने इंडिया में भी काफी सारे ऐसे भाई लोग हैं जो प्लेबॉय कार्टी को बहुत ज्यादा सुनते हैं। शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम। और उन लोगों ने कमेंट में भी हमेशा ही बोलते हैं कि प्लेबॉय कार्टी की बायोग्राफी कवर करो। मींस इतना ज्यादा इंपैक्ट है कि 7 समुंदर पार भी लोग उनको फॉलो करते हैं थोरोली। वेल, चैप्टर 5 होल लॉट रेड एंड कंट्रोवर्सीज। फिर आया साल 2020 और कार्टी ने ऐसी एक एल्बम ड्रॉप करी जो शुरू में लोगों को समझ में नहीं आई, जो है होल लॉट रेड। ये एल्बम एक एक्सपेरिमेंट था। डिस्टॉर्टेड बीट्स, एग्रेसिव पंक इन्फ्लुएंस वोकल्स और एक टोटली अलग एनर्जी। इनिशियली फैंस कंफ्यूज हो गए थे, पर धीरे धीरे होल लॉट रेड एक कल्ट क्लासिक बन गया। कार्टी ने ना केवल सिर्फ अपना साउंड बदला बल्कि अपना पूरा एस्थेटिक भी। अब वो वैम्प कल्चर के किंग बन गए थे। मतलब इस एल्बम ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया प्लेबॉय कार्टी के लिए। तो इसी रेज के साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी आना चालू हो गई थी, क्योंकि उनका जो लाइव शोज वगैरह होता है उसमें बहुत ज्यादा रेज होता था। और इसके चलते ही काफी लोग कैंसिल कल्चर का भी ट्राई कर रहे थे प्लेबॉय कार्टी के खिलाफ, कि कैसे ना कैसे करके कार्टी का म्यूजिक जो है वो रुक जाए। और मतलब बेवजह लोग कंट्रोवर्सी चालू कर रहे थे प्लेबॉय कार्टी के खिलाफ। और ये एक तरह से उनके खिलाफ काफी ज्यादा जनता इकट्ठा हो गई थी। मतलब इंडस्ट्री में उनका बीफ तो छोड़ो, बाहर से लोग उनके खिलाफ थे काफी ज्यादा। उनके जो लाइव शोज के वीडियोस वगैरह है वो सब देख के मतलब एक आम बंदा जो है वो जो हिप हॉप नहीं समझता या जो म्यूजिक को मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो सच में कंफ्यूज हो जाएगा कि ये चल क्या रहा है। तो अब चलते हैं चैप्टर 6 पे, डिस, बीफ और लिल उजी वर्ट का ड्रामा। वेल, जहां पे फेम होती है वहां कंट्रोवर्सी भी होती है। कार्टी और लिल उजी वर्ट की दोस्ती से दुश्मनी का सफर पूरा इंटरनेट पे एक हॉट टॉपिक रहा है। शुरू में उजी और कार्टी एक दूसरे के सबसे क्लोज कोलैबोरेटर्स थे। दोनों ने शूटा, वोक अप लाइक दिस जैसे आइकॉनिक ट्रैक्स दिए हैं, पर धीरे धीरे दोनों के बीच कंपटीशन बढ़ने लगा। 2020 में जब फैंस ने 1629 लिल उजी वर्ट और कार्टी का कोलैब एल्बम का वेट कर रहे थे, तब ये दोनों ने एक दूसरे को इनडायरेक्ट डिसेस देना चालू कर दिया था। मतलब एक दूसरे का नाम इनडायरेक्टली लेना चालू कर दिया था इन लोगों ने अपने गाने वगैरह में। और इसके चलते ही लिल उजी वर्ट ने ट्वीट किया, कार्टी was my son, now he is my op। और प्लेबॉय कार्टी ने इसका भी जवाब ट्विटर पे ही दिया। पर ये जो भी ड्रामा चला है वो इंटरनेट पे ही चला है, बट कभी भी ये फुल ब्लॉन डिस ट्रैक तक नहीं गया, क्योंकि दोनों का एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट था आपस में। तो चैप्टर 7 द लेगेसी ऑफ प्लेबॉय कार्टी। आज प्लेबॉय कार्टी सिर्फ एक रैपर ही नहीं है, पूरा एक मूवमेंट है। उनकी आवाज, उनका पंक स्टाइल और एक अनप्रेडिक्टेबल नेचर ने उनको एक पूरा लेजेंड बना दिया है हिप हॉप सीन में। और प्लेबॉय कार्टी का पावर यह है कि वो बिना किसी अनाउंसमेंट के एल्बम ड्रॉप कर सकते हैं और पूरा इंटरनेट फट जाता है। और प्लेबॉय कार्टी के जो कल्ट फैंस है वो उन्हें एक गॉड की तरह ट्रीट करते हैं, जो सिर्फ म्यूजिक नहीं देता बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल प्रमोट करता है। फ्रॉम साउंड क्लाउड टू सुपर स्टारडम, प्लेबॉय कार्टी की जर्नी एक प्रूफ है कि अगर तुम अपने यूनिक स्टाइल और विजन को फॉलो करोगे तो दुनिया तुम्हें जरूर नोटिस करेगी। तो ये था प्लेबॉय कार्टी का एक छोटा सा बायोग्राफी। अब हम जरा उनके नए एल्बम के बारे में डिस्कस करते हैं। कई वाणा विस चांदा मिठिए खिल मेरी वाइब करनी। तो भाई लोग, अब हम बात करते हैं प्लेबॉय कार्टी के नए एल्बम म्यूजिक के बारे में। पिछले 5 साल से लोग इसका वेट कर रहे थे और अब फाइनली ये 30 ट्रैक के साथ ड्रॉप हो चुका है। और क्या ये वर्थ द हाइप है? चलिए जानते हैं। म्यूजिक या आई एम म्यूजिक रिलीज हुआ है 14 मार्च 2025 को और ये प्लेबॉय कार्टी का सबसे एक्सपेरिमेंटल एल्बम है। ये ट्रैप, ईडीएम और रेज रैप का एक पागल कॉम्बिनेशन है। वैम्प एस्थेटिक को एक नए लेवल पे ले जाया गया है और फैंस इस पे पूरा क्रेजी हो रहे हैं। और अब बात करते हैं फीचर्स और प्रोडक्शन की। इस एल्बम में कुछ इंसेन कोलैबोरेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। केंड्रिक लमार, ट्रेविस स्कॉट, द वीकेंड, लिल उजी वर्ट, फ्यूचर एंड और भी काफी बड़े नाम। प्रोडक्शन में भी आर्ट डीलर, पायरे जैसे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने कार्टी के साउंड को और भी अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। एंड अगर आपके पास पूरा एल्बम सुनने का टाइम नहीं हो तो ये टॉप ट्रैक्स है आपके प्लेलिस्ट में जरूर होना चाहिए। पहला है रैदर लाई। ये ट्रैक एक पूरा रेज वाइब दे रहा है। बेस और डिस्टॉर्टेड वोकल्स जो का कॉम्बिनेशन है वो काफी इंसेन है। फिर है फाइन शीट। मतलब ये वही गाना है जो एआई कंट्रोवर्सी में फंसा है और लोग कह रहे हैं कि शायद कार्टी ने कि अपना रियल वॉइस यूज नहीं किया है, एआई के थ्रू उनका वोकल्स यूज किया है इस गाने में।
मतलब अपन ऐसे भी तो देख सकते हैं कि कार्टी ने अपना वोकल्स इस लेवल पे फाइन दिया है कि लोग उसको एआई बोल रहे हैं। और अब जरा बात कर लेते हैं कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म की। जैसे हर बड़े एल्बम में होता है, वैसे ही प्लेबॉय कार्टी के नए एल्बम में म्यूजिक भाई कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें मोस्टली जो सॉन्ग्स है वो एआई जनरेटेड है, और कुछ लोग का कहना है कि जो अभी एक सॉन्ग मैंने आपको बताया वो एआई जनरेटेड है। मींस काफी लोगों का ये कहना पड़ रहा है कि जो फाइन शिट गाना है वो पूरा एआई जनरेटेड है। और इस बात को सीरियसली लिया है कार्टी ने, और कार्टी ने ये सारे रूमर्स को डिनाई किया है। माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि जो वोकल इफेक्ट्स यूज किए हैं वो ज्यादा एआई लग रहा हो, बट प्लेबॉय कार्टी के जो कोर फैंस है उन्हें पता है कि इट्स नॉट एआई जनरेटेड, एंड इवन थो इट इज एआई जनरेटेड, उनके फैंस को ये गाना अच्छा लग रहा है तो क्या फर्क पड़ता भाई। एंड एक तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो एल्बम है वो काफी लंबा है और बहुत मेसी है, 30 गाने एक साथ सुनना इजी नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि एल्बम आपको कैसा लगा और क्या क्या आपको क्या इनपुट मिला इस एल्बम से, प्लीज डू कमेंट। तो फाइनल सवाल यही है, म्यूजिक जो एल्बम है वो एक मास्टरपीस है या मेस? मेरा ओपिनियन अगर आप पूछो तो ये एल्बम बोल्ड है, क्रिएटिव है और एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन हाँ 30 ट्रैक्स थोड़े ज्यादा हो गए हैं। सभी गाने इंपैक्टफुल नहीं लगते फिर उसके बाद देखा जाए तो 30 गाना इज वेरी बिग। वो अगर कोई कोर कार्टी फैन है तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, बट जैसे समझ लो कि जो सिर्फ एक हिप हॉप ऑडियंस के तरह से देखा जाए तो 30 गाने बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब एल्बम्स की लेंथ कम होती जा रही है। इवन इट वाज कान्ये वेस्ट और ट्रेविस स्कॉट, तो लोग शायद हो सकता है जस्टिफाई करते हैं इसको। अब प्लेबॉय कार्टी है तो हो सकता है तभी लोग बोल रहे कि अरे भाई बहुत लंबा एल्बम है। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, अगर तो वो तो डिपेंड करता है कि तुमको सुनना है नहीं सुनना है, बट जो गाने मैंने बताए वो तो सुनना ही सुनना भाई। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है, अगर आप कार्टी के फैन हो तो ये एल्बम आपको जरूर पसंद आएगा। एंड अगर आप एक कोर कार्टी फैन नहीं हो, सिर्फ एक हिप हॉप लिसनर हो, तो जो गाने मैंने बताए वो तो आपको डेफिनेटली अच्छे लगेंगे। एंड यस, कार्टी एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है एंड काफी सारे यंग रैपर्स को इंस्पायर भी करते हैं। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये जो मैंने वीडियो का जो पूरा स्क्रिप्टिंग चेंज करा है, क्या आपको पसंद आया कि नहीं वो सब कमेंट्स में बताना जरूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।